हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने भूगोल कंप्लीट कर लिया है और हमारा दूसरे विषय इतिहास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और उसका पहला ही चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। इस चैप्टर के कुछ लेक्चर थे जिसको हमने करवा दिया है और आज बारी आती इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने की। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, किस वजह से ये लोग आए, क्या ये लोग व्यापार के लिए आए, अगर व्यापार के लिए आए तो व्यापार का रास्ता क्या था, और अगर व्यापार के लिए आए तो किस किस चीज़ का व्यापार करते थे और कौन कौन सी कंपनियां यूरोप की भारत में व्यापार करने के लिए आई और वो किस तरीके से व्यापार करते थे। आइए आज के इस लेक्चर में इन सभी चीज़ों का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन्हीं वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। दोनों जगहों पर ये निःशुल्क आप के लिए उपलब्ध है। आइए बात करते हैं सेशन की। सबसे पहले बात करते हैं 16वीं शताब्दी की, क्योंकि अगर 16वीं शताब्दी की बात करें तो हम लोग यही मानते हैं कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही लगातार भारत में, उसके बाद से ही यूरोपीय शक्तियाँ लगातार भारत में आना जाना शुरू हुई थी और भारत का व्यापार यूरोप से सुदृढ़ तरीके से होना शुरू हो गया था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 16वीं शताब्दी से पहले भारत का व्यापार यूरोप से नहीं होता था। बिल्कुल होता था यूरोप से उस समय भी भारत का व्यापार, लेकिन व्यापारिक मार्ग अलग अलग हुआ करते थे। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति था जो 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और इसी वास्को डी गामा की खोज ने यूरोपीय के आने का रास्ता बदल दिया और यूरोपीय जो है वो लगातार एक के बाद एक भारत में आते रहे और भारत में व्यापार भी किया और शासन भी चलाया। जब मैं बोलता हूँ 16वीं शताब्दी तो इसका मतलब क्या होता है बता दूं मैं। हम लोग जब बोलते हैं ना 16वीं शताब्दी, इसका मतलब होता है 1500 से शुरू होती है और 1599 तक खत्म हो जाती है। ये पूरी 16वीं शताब्दी है। जैसे ही एक साल और बीतता है 1600 हो जाता है, ये 17वीं शताब्दी की शुरुआत हो जाती है। तो जब भी लिखा होता है तो ये समझना कि उससे एक संख्या कम कर दो, वो वाला साल चल रहा है। जैसे 21वीं सदी चल रही है तो 2100 2000 थोड़ी चल, 2122 तो नहीं चल रहा है, ये 2022 चल रहा है। लेकिन कौन सी सदी बोलते हैं इसको? 21वीं सदी चल रही है। जैसे ही 21 कंप्लीट हो जाएगा, 21वीं सदी कंप्लीट हो जाएगी और 22वीं सदी चलना शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ है। तब तक तो शायद हम लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन 21वीं सदी में ही हमें सब कुछ करना है। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आना शुरू कर दिया था, जिसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, डच भी भारत में आए, इंग्लैंड वाले भी आए और फ्रांसीसी सबसे आखिरी में, ये लोग भी भारत में आना शुरू हुए। तो लगातार यूरोपीय शक्तियों का, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आना शुरू हुआ 16वीं शताब्दी के बाद। उसी से शुरू हुआ। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और स्थल दोनों द्वारा होता था। भारत में ऐसा नहीं कि व्यापार केवल जल से ही होता था, जल स्थल दोनों से होता था। अगर आप 16वीं शताब्दी के पहले 15वीं शताब्दी में भी जाएंगे तो भी आपको व्यापार कहीं ना कहीं मिलता तो है। वो तो कुछ घटना हुई जिसकी वजह से इनको समुद्री रास्ता चूज करना पड़ा। इन मार्गों की संख्या 3 है। जिन स्थलीय और जलमार्ग की संख्या की, जलमार्ग की हम लोग बात कर रहे थे, इनकी संख्या ही 3 है। पहला जलमार्ग फारस की खाड़ी से है। खाली आपको एक नाम याद रखना, पहला जो जलमार्ग है वो फारस की खाड़ी से है। दूसरा जो मार्ग है वो है लाल सागर से। तो एक है फारस की खाड़ी से, दूसरा है लाल सागर से और तीसरा है एशिया से मिस्र की ओर। तो 3 तरह के यहाँ पर मार्ग थे। अब एक एक करके दोबारा से मैं मार्ग पे आता हूँ कि कहाँ से आना जाना होता है। देखिए, शुरुआत करते हैं इस पहले मार्ग से। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। पहला ही समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी से था। इस मार्ग से पहले आपको इराक जाना पड़ेगा। फारस की खाड़ी से होते हुए इराक जाइए। इराक के बाद तुर्की नाम का देश है, जिसके एक जगह है शहर कुस्तुनतुनिया से होते हुए गुजरना पड़ेगा और फिर आप इटली के वेनिस में और स्विट्जरलैंड के जिनेवा तक व्यापार कर सकते थे। ये पहला व्यापारिक मार्ग था जो जल मार्ग था। आइए इसको मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास मैप बना हुआ है।
इसमें हालांकि नाम अंग्रेजी में लिखे हुए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो नाम अंग्रेजी में लिखे हुए आप बेहतर पढ़ सकते हैं, वही हिंदी में भी उसका मतलब वही होता है। तो नाम का अर्थ हिंदी हो या अंग्रेजी हो, अंतर नहीं आता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये इंडिया हमारा भारत देश है। यहाँ से आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, ये फारस की खाड़ी दोस्तों, ये फारस की खाड़ी है। ये लिखा हुआ ना पर्सिया, ये फारस की खाड़ी है, नीचे बिल्कुल बीच में है। फारस की खाड़ी के बाद ये आपका इराक आ गया। ये कौन सा देश आ गया आपका? इराक आ गया। तो इराक से होते हुए यहाँ चले जाओ और यहाँ से फिर आप इटली पहुँच जाओ सीधा वेनिस। ये आपका क्या आ गया? इटली का वेनिस आ गया। तो इससे जाते जाते वेनिस यूरोप शुरू ही हो गया। वेनिस के बाद जिनेवा जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं जाना जाओ, ये कहीं पर भी व्यापार किया जा सकता है। तो इसमें दो शहर बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो इटली का वेनिस जो इटली से होके जाना पड़ता था, और दूसरा एक और इराक के ऊपर एक और यहाँ देश जिसका नाम भी मैंने लिखा नहीं, उसका नाम है टर्की। तुर्की देश में जाना पड़ता था, ये तुर्की नाम के देश में। तो एक बार क्या हुआ कि भाई लगातार व्यापार तो पुराने समय से हो ही रहा था। हुआ ये कि टर्की पर, जो टर्की के एक शहर है काफ़ी, जो यूरोप के आसपास बिल्कुल पड़ता है, उसका नाम है कुस्तुनतुनिया। बड़ा ऐतिहासिक शहर है, बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी राजा महाराजा यहाँ पर रहे हुए हैं। और यहाँ पर तुर्कों ने 15वीं शताब्दी में तुर्कों ने इस पर आक्रमण कर दिया और तुर्कों का कब्जा हो गया ये टर्की वाला एरिया में। अब तुर्कों ने क्या किया, ये रास्ता जो जा रहा था वहाँ तक यूरोप तक, सारा संपर्क ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से जाने के रास्ता सब बंद कर दिए। इटली ने भी वही किया कि इटली ने भी दूसरे आगे के यूरोपीय देशों से व्यापार करने के रास्ते सब बंद कर दिए। अब आप व्यापार के रास्ते बंद करोगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि व्यापारी लोग शांत रहेंगे। उन व्यापारियों ने क्या किया, फिर ये जो आपका अफ्रीका है, इधर से होते हुए वो वास्को डी गामा अफ्रीका के नीचे होते हुए इंडिया पहुंच गया। तो उसने ये वाला रास्ता अपनाया और इस रास्ते से उसको काफ़ी फायदा भी हुआ, क्योंकि ये पूरा जलमार्ग था। पहले जो रास्ते होते थे वो आधे जलमार्ग और आधे स्थल मार्ग होते थे, पूरे जलमार्ग नहीं होते थे। जैसे कि इसी की बात करें ना, ये फारस की खाड़ी पे जाता हुआ फिर इराक में, तो कोई स्थल मार्ग में बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर लुटेरे मिल सकते थे। बहुत सारे देश आपको उसकी धरती से निकलने भी नहीं देते थे। राजा महाराजा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कर भी लगान वसूल करते होंगे, लेकिन एक पूरा जो इस जली मार्ग है उसकी खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की, जिसको मैंने आपको इस तरह से बना के दिखाया। तो हमने पहला मार्ग तो समझ लिया। आइए हम लोग अपने दूसरे मार्ग की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा मार्ग उस समय हुआ करता था, उसका नाम था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र पार कर आप वेनिस और जिनेवा जा सकते थे। अब देखो ये लाल सागर कहाँ है। ये लाल सागर हमारे एशिया और अफ्रीका के बीच पड़ता है। ये आपका एशिया हो गया ये वाला, और ये हो गया अफ्रीका। ये एशिया और अफ्रीका के बीच में आप देख रहे हो ये लाइन, ये लाल सागर है ये। और ये इंडिया में चाहे आप यहाँ से जाओ या यहाँ से कहीं से भी जाओ, सब जगह से इंडिया से जाते हुए लाल सागर से होते हुए ये यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आप धरती के थ्रू जाओगे, अलेक्जेंड्रिया से पैदल चलते हुए या अपने घोड़ों के सवार होते हुए इस मेडिटेरियन सी को क्रॉस करो, इस समुद्र को क्रॉस करो। इस समुद्र का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को पार करके आप इटली के कहाँ पहुँच सकते हो, वेनिस पहुँच सकते हो। और ये जो आपका अलेक्जेंड्रिया वो यहाँ पर है, क्या नाम है इसका, अलेक्जेंड्रिया। ये अलेक्जेंड्रिया से होते हुए आप वेनिस पहुंच जाओ और वेनिस के थोड़ा सा आगे जिनेवा है, जिनेवा पहुंच जाओ। यानी यूरोप जाने का बहुत आसान रास्ता था जहां से आप जा सकते थे। अब तीसरे रास्ते की बात करें, दो रास्ते तो समझ लिए हमने, दोनों के दोनों रास्ते में आपको समुद्र और स्थल दोनों दिख रहे हैं। तो ऐसे ही रास्ते होते थे, प्योर रास्ता नहीं होता था। तीसरा मार्ग था एशिया से पहले मिस्र पहुंच जाओ और मिस्र से फिर यूरोप के लिए था। तो एशिया से मिस्र जाना है तो कहाँ जाओगे, एशिया से सबसे पहले आप जाओ, ये यहाँ से यहाँ उतरो, फिर यहाँ से ये मिस्र में जाओ, धरती पे जाना दोस्तों, धरती पे जाते हुए फिर सीधा ये मिस्र से होते हुए यूरोप में घुस जाओ। तो ये रास्ता भी एक था जिससे आप आसानी से यूरोप पहुँच सकते थे। ये लाल सागर के जैसा ही रास्ता था, थोड़ा सा बदलाव था, इस वजह से इसका नाम अलग रख दिया गया कि मिस्र से होते हुए यूरोप पहुँच जाओ। तो ये तीन रास्ते थे जिनकी बात हमने की। ये तब के रास्ते थे दोस्तों जब तक कि ये जो वास्को डी गामा था, इसने जब तक कि वो तीसरे एक चौथे मार्ग की खोज न कर ली हो, वो समुद्री मार्ग की जब तक उसने खोज नहीं की, तब तक ऐसे ही छूट-फूट तरीके से हमारे देश के लोग और उन देश के लोग यहाँ आते जाते रहे थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए, इटली को लग रहा था कि जब इटली से ही होके सब वस्तुएं जा रही तो क्यों इन दूसरे देशों को यहाँ से निकलने के परमिशन दे, ये व्यापारिक एकाधिकार हम ही क्यों न जमा लें।
सारी वस्तुएं भारत से हम मंगा लेंगे और इनको ऊंचे दाम में दूसरे यूरोपीय देशों को बेचेंगे, तो फायदा इटली को बहुत ज़्यादा होगा। तो इटली ने किया कि भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए यूरोप की व्यापारिक शक्तियों की जो हिस्सेदारी थी उसको रोक दिया। उन्होंने बोला अब आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, आपके जहाज या कुछ भी चीज़ें यहाँ से नहीं निकलेगी, अब आपको खरीदना है भारत का माल तो हमसे खरीदोगे। तो ये इटली ने काम किया। और दूसरा काम ये हुआ कि 15वीं शताब्दी की बात है, 1453 की बात बता रहा हूँ। 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया नाम की एक जगह है जो टर्की में पड़ती, आज के टर्की में है, पहले ये काफ़ी हो सकता है कुस्तुनतुनिया एक अलग ही जगह हो। तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया उस कुस्तुनतुनिया में। और दोस्तों ये पुराना ऐतिहासिक नगर है जहाँ से भारत से अगर कोई व्यापार करना होता था ना आपको, तो इस शहर से निकले बगैर यूरोप पहुँच ही नहीं सकते थे। तो अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यम को बंद कर दिया। अब कोई भी चीज़ यहाँ से आना जाना बंद हो गई। तुर्कों ने भी एक काम कर लिया, पहले इटली ने किया, अब तुर्कों ने कर दिया। तो इटली और तुर्कों दोनों ने एक काम किया। दोस्तों कुस्तुनतुनिया वो नगर है जो व्यापार का प्रमुख मार्ग था, ये व्यापार मार्ग का एक प्रमुख द्वार था, यहीं से आपको होके जाना पड़ता था। व्यापार के लिए कुस्तुनतुनिया नगर को पार करना ही पड़ता था। और अगर इस पर तुर्कों ने कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बड़ा धक्का पहुंचा, व्यापार ठप पड़ गया। और व्यापार होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि भारत की चीज़ों की मांग यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। अगर भारत की चीज़ों की मांग यूरोप में मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी तो व्यापारियों को तो लालच आएगा ही आएगा ना कि भाई भारत की चीज़ों को कैसे भी करके लाएं। बस इसी लालच ने उन नाविकों को, उन व्यापारियों को उत्साहित किया कि दूसरा मार्ग खोजे और भारत की चीज़ों को यहाँ तक लाए, क्योंकि यूरोप में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। और ये खोज कब हुई? 1498 में हुई। लेकिन खोज करने से पहले बहुत सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कौन जाएगा, कैसे जाएगा, पैसे है कि नहीं है, नावें भी है कि नहीं है, रास्ता भी है कि नहीं है, सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। आपको सोच समझ के प्लानिंग करनी पड़ती है। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू किया। नाविकों ने क्या किया? सबसे पहले पैसों के लिए राजा और रानियां जो होती थी उस समय की, उनको धन का लालच दिया, धर्म का लालच दिया और ध्वज का लालच दिया। उन्हें सपने दिखाए उन लोगों को कि देखिए हम लोग व्यापारिक मार्ग में जा रहे हैं, हम भारत की खोज कर लेंगे, दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ से धन बटोर के लाएंगे, सोना चांदी बटोर के लाएंगे, आपके खजाने में जमा कर देंगे। हम वहाँ से हम अपने धर्म का यानी क्रिश्चियन ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे हर जगह पर। भारत में भी ईसाई धर्म यूरोप से तो आया, भारत में कोई ईसाई धर्म था थोड़ी ना, ये तो यूरोप से आया है। तो उन्होंने बोला कि आपके धर्म का भी प्रचार करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे और साथ ही साथ आपके साम्राज्य का जो झंडा है ये औपनिवेशिक देशों तक फहराएंगे ताकि आपके गुणगान दुनिया के में देश विदेशों तक हो। राजा रानियों को बड़ा अच्छा लगा कि ये तो अच्छी बात बोल रहे हैं, ये तो हमारी ही भले की बात बोल रहे हैं, इससे धन भी आएगा, नाम भी होगा, अपने धर्म का प्रचार भी होगा, भगवान भी हमें, गॉड भी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लेस करेंगे इसमें। तो यार इन्होंने सोचा कि ये अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने इनको सपने दिखाए। तो सपने में क्या दिखाया? पहला था धन। धन का मतलब होता है कि राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करेंगे, कीमती धातु जैसे सोना चांदी मसाले, फ़ायदेमंद व्यापार कर इनको एकत्रित करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उनको बोला कि यार धन बहुत इकट्ठा होगा अगर हमने कोई देश ढूंढ लिया तो। उन्हें बोला धर्म को भी फायदा है, ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना, क्योंकि भारत जैसे देशों में, उधर एशिया में ईसाई धर्म को कोई जानता भी नहीं है, और उधर हमारा धर्म का प्रचार होगा तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो राजा महाराजों को लगा ठीक है ये अच्छी बात बोल रहा है। ध्वज की बात करें तो उन्होंने बोला कि यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर तक उपनिवेशों तक फहराया जाएगा, जिससे आपका ही साम्राज्य बढ़ेगा, आपके ही गुणगान होंगे, बखान होंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि दुनिया मुझे जाने, मैं फेमस होना चाहता हूँ। ये राजा महाराजा को लगा होगा तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको पैसे देंगे, पैसे चाहिए पैसे दे देंगे, आपको नावे चाहिए, नावे बड़ी बड़ी नावें आपके लिए बना देंगे, और जो भी खाने पीने की सामग्री सब दे देंगे, बस आपने जो वादा किया है उस पर आप बने रहना। नाविकों ने बोला ठीक है भाई एक बार जाने तो दो, हम रास्ता तो ढूंढ ले। तो यही हुआ कि नाविकों ने अपना जुगाड़ तो कर लिया था धन का। नाविकों के पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो किसी भी दिशा में जा सकते थे? तो दोस्तों उनके पास में एक यंत्र था जिसका नाम था दिशा सूचक। ये दिशा सूचक यंत्र कंपास होता है। कंपास तो आपने देखा होगा ना, ऐसा गोल होता है। दिशा सूचक ऐसा गोल होता है जिसमें ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन लगी होती थी। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ऐसा कुछ डायरेक्शन बताने वाला होता है। जिस तरह वो तीर हो जाता था वो डायरेक्शन आप पता कर सकते थे। ये तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा दिशा सूचक के बारे में। इसे नाम दिया जाता है, इसका नाम था कुतुबनुमा। नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में
लंबी समुद्री यात्रा की, क्योंकि उनको पता है कुतुबनुमा सही रास्ता दिखाएगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता था वो, कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान हो जाता था। ये कुतुबनुमा क्या था? ये कुतुबनुमा को हम लोग बोलते थे दिशा सूचक, कंपास सूचक, जिसे हम कुतुबनुमा बोलते थे। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने आखिरकार अमेरिका की खोज कर ली। भारत की खोज में सबसे पहले स्पेन का एक व्यक्ति निकला था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1493 ईस्वी में भारत की यात्रा के लिए निकला और 1493 में ही वो पहुंच गया एक द्वीपों पर, जो कि अमेरिका के द्वीप थे। उसको उसने इंडिया नाम दिया था, बाद में उसको वेस्ट इंडीज कहा गया, वो वेस्ट इंडीज ही थे। अमेरिका की खोज करने वाला यही व्यक्ति था। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो था, पुर्तगाली निवासी एक नाविक था वास्को डिगामा। उसने अपनी लंबी जल यात्रा के बाद अफ्रीका का तट पे वो पहुंचा और उसी अफ्रीका के तट से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह, पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और पहुंचकर उसने भारत की खोज की। कब की? 1498 में। कोलंबस ने कब की? 1493 में। और उसने कब की? 1498 में। दोनों चीज याद रखना। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का एक नया मार्ग मिल गया। उनके लिए तो हम पूरब में थे ना, उनके लिए हम लोग पूर्वी एरिया थे, ईस्ट में थे, तो उन्होंने हमारा एरिया को ढूंढ लिया और अब व्यापार की कवायद शुरू होने वाली थी। जैसे कि अगर मैं आपको छोटा सा मैप बना के दिखा दूं, जैसे कि आपका ये हो गया अफ्रीका, और अफ्रीका के ये ऊपर यहाँ पर साइड में इंडिया था, यहाँ पर एशिया, और यहाँ पर था ये छोटे, ये पुर्तगाल जो देश है ना, ये यहाँ पर था ये। तो वो जो नाविक था जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कोलंबस की, क्षमा करें, हम लोग पुर्तगाली नाविक की बात कर रहे हैं। वो था आपका वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा साहब कहाँ से निकले थे? ये निकले थे यहाँ से, इस जगह से निकले थे और सबसे पहले रुके ये दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो कोस्ट था, तट, उसका नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप था। तो एक केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये साहब पहुंच गए सीधे कालीकट बंदरगाह, केरल में कालीकट बंदरगाह, जहां पर जमोरिन नाम का इनको राजा मिला और उस जमोरिन राजा से यहाँ पर इन्होंने व्यापार का अधिकार मांग लिया होगा और मसालों का व्यापार किया था उसने 1498 में। मसालों के व्यापार में उसको इतना ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, 60 गुना दाम पे फायदा हुआ। अब जब ये फायदे की कहानी उसने वापस जाकर अपने देशवासियों को सुनाई तो वो एकदम से आश्चर्यचकित घबरा गए कि ऐसा कौन सा देश है भाई जहाँ पर इतना ज़्यादा फायदा होता है। अब जब फायदा व्यापारी को दिख ही गया तो दूसरे व्यापारी को लालच तो आएगा ही। लगातार एक के बाद एक दूसरे देश के लोग भी भारत की ओर आना शुरू हुए, क्योंकि भारत एक अच्छी व्यापारिक संभावना थी यूरोपियन लोगों के लिए। अब बात करते हैं यूरोपीय व्यापार के बारे में कि यूरोपियन ने व्यापार कैसे शुरू किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम वाले व्यापार पर अपना कब्जा बना ही लिया था। क्यों? क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी 1498 से। जब सबसे पहले वही आए थे तो उन्होंने अपना अधिकार बना लिया था। वे सोना चांदी लाते यूरोप से और हमारे देश की सूती और रेशमी कपड़े और मसाले जो काफ़ी फेमस थे, जिसकी मांग बहुत ज़्यादा थी, उधर हाथ से बने हुए थे, अच्छी क्वालिटी के थे, जो दुनिया में कोई नहीं बनाता था, तो वो इन्होंने बेचना शुरू किया तो बहुत फ़ायदा हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी नौसेना को मजबूत कर लिया था, इसलिए उनकी मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर में कई सालों तक दूसरा कोई भी देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ ले जा ही नहीं सकता था। अगर ले जाता तो डुबो देते वो, क्योंकि आपको परमिशन चाहिए उनकी। और इसी वजह से यही कारण था कि 1498 में पहली बार पुर्तगाली आए, उसके बाद दूसरा देश 1600 में आया था, इंग्लैंड वाला। ब्रिटेन वाले पहली बार ही 1600 में आए, तो 1498 से 1600, 102 साल तक पुर्तगालियों ने किसी को आने नहीं दिया। इसका मतलब दबदबा वाकई था पुर्तगालियों का, क्योंकि नौसेना अच्छी थी। वास्को डिगामा के बाद एक एक करके हॉलैंड वाले, फ्रांस वाले, ब्रिटेन वाले सारे लोग भारत आए। शुरुआत में तो ब्रिटेन वाले आए, फिर डच आए, हॉलैंड वाले आए और फिर आखिरी में जो है फ्रांसीसी लोग आए। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ होना शुरू हो गई, क्योंकि व्यापार के लिए क्या चीज़ चाहिए? जहाज चाहिए, नाविक चाहिए अच्छा, और धन, तीनों साधनों की आवश्यकता थी। और यूरोप में अमीरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जो अमीर व्यापारी थे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये जो नाविक और जो लोग नाव लेके निकलते उनको हिस्सेदारी देना शुरू किया कि आपको हिस्सा मिलेगा 10%, 20%, बस आप सामान ले आओ। तो अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में
1600 से 1670 के बीच की बात है ये। यूरोपीय व्यापारी, जो अमीर व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, व्यापारिक कंपनियां स्थापित की अपने अपने, सब प्राइवेट व्यापारिक कंपनी थी। जैसे एक नाम तो आपने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया, सभी लोगों ने इसका नाम भी सुना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादातर लोग खाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम समझ दो क्या हो रहा है, यूरोप में जो भी कंपनी पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए जाती है, यानी भारत की तरफ व्यापार करने के लिए जाती है, उस सभी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। लेकिन अगर उसके सामने उसके देश का नाम जोड़ दो तो उस देश की कंपनी होगी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटेन की थी। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हॉलैंड की थी। जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रांस की थी। तो सभी ने अपने अपने देश की ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली और वो भेज दी, उन्होंने कहा भारत की ओर भेजना शुरू किया। सभी हिस्सेदार जो होते थे व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और जो मुनाफा मिलता था उससे बांट लेते थे। भाई आप भी डालो पैसे, इन्वेस्टमेंट था एक तरह का। हॉलैंड ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, इंग्लैंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और फ्रांस ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनाई। ये सब प्राइवेट कंपनियां थी। इन्हीं कंपनियों ने वहाँ के राजा महाराजाओं से फरमान ले लिया था कि हमें पूर्व की ओर व्यापार करना है। तो एक फरमान लिया था उन्होंने, महारानी से लिया था, राजाओं से लिया था। उस फरमान के चलते, यही तो फरमान था जिसके चलते उनको इतना फ़ायदा मिला कि दूसरी फ्रांस की कंपनी नहीं आ सकती, दूसरी इंग्लैंड की कंपनी नहीं आ सकती। तो एक ना कहीं एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार ले लिया था उन्होंने। अब देखिए यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई, इनका जो क्रम है वो बहुत ज़रूरी है। कब कौन आई? सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा के आने के साथ ही पुर्तगाली लोग भारत में आना शुरू हो गए थे। तो पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली 1498 में। उसके बाद सन 1600 में पहली बार चार्टर्ड रॉयल चार्टर लेकर के 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के लोग पहली बार भारत में आए। उसके बाद सन 1602 में हॉलैंड सरकार की तरफ से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो तीसरी कंपनी थी 1602 में। और सबसे आखिरी में आने वाला जो देश भारत में था वो था फ्रांस। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1664 ईस्वी में, काफ़ी सालों के बाद, अंग्रेजों के काफ़ी सालों के बाद इंडिया में आई। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही व्यापार करने आए थे। तो उन्होंने पश्चिमी तट पर सबसे पहले गोवा को, दमन द्वीप को अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। तो गोवा और दमन द्वीप में उनके व्यापारिक केंद्र थे। और दोस्तों इतिहास पढ़ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। गोवा और दमन द्वीप को इन्होंने 1961 में छोड़ा। सोचो, आज़ादी के बाद 1961 में छोड़ा, वो भी हमने ऑपरेशन विजय किया था। ऑपरेशन विजय किया था, हमने ऑपरेशन विजय किया था। ये ऑपरेशन विजय का संबंध दमन दीव से भी है तो गोवा से भी है। 1961 में किया था। अरे दमन दीव में जब ये ऑपरेशन हुआ था तो इस ऑपरेशन विजय में जितने हमारे भारत के सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में एक मारवाड़ स्मारक, मारवाड़ मॉन्यूमेंट बनाया गया है गुजरात में। आप चाहे तो देख सकते हो उसको। तो वो भी काफ़ी एक अच्छी एक न्यूज़ है जो आप पढ़ सकते हैं। इतिहास में कई सारी चीज़ें दोस्तों। फैक्ट्री की बात करें, कोठी की बात करें, ये कोठी क्या होता है, फैक्ट्री क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। कोठी हम लोग बोलते हैं जहाँ पर हम लोग स्टोरेज करते हैं। सारी की सारी कंपनियां अपनी कोठियां बनाती थी, व्यापारिक कोठियां, जिसे फैक्ट्री कहा जाता था। और फैक्ट्री शब्द फैक्टर अंग्रेजी भाषा के फैक्टर से निकला, जिसका मतलब होता है एजेंट, वो व्यक्ति जो काम करता था कंपनी के लिए। कंपनी की ओर से काम करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में अपना काम करते थे उसी को फैक्ट्री कहा जाता था। और इन कोठियों में लूट मार भी चलती थी, चोरियां होना शुरू हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कोठियों को चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों के साथ किले में बंद कर दिया। तो कोठियों की रक्षा किलों की तरह की जाती थी, किले बंदी कर देते थे और रात रात भर सैनिक खड़े होते थे उनकी रक्षा में। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड हो या इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, व्यापारी जल के रास्ते, उसी रास्ते जो वास्को डी गामा ने तय किया था उसके रास्ते भारत में आना शुरू हुए। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोचीन, नागपट्टम और चिनसुरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। ये जो हॉलैंड वाले थे ज़्यादा समय तक भारत में रुके नहीं। ये शुरुआत में आए तो थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही जगह पर अपने व्यापारिक केंद्र खोले, जैसे कालीकट, कोचीन, नागपट्टम, चिनसुरा। दक्षिण भारत के इलाकों में ही, वो भी खासकर पश्चिमी तट पर इनने अपने व्यापारिक केंद्र खोले। कुछ समय के बाद इनका व्यापार भारत में था। भारत में इनको लगा कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फ्रांसीसी लोग आ गए थे,
अंग्रेज थे ही, पुर्तगाली थे, तो उनको लगा यहाँ दाल निकलने वाली, तो इन्होंने वहाँ से भारत से हट करके इंडोनेशिया में अपना भविष्य देखा और इंडोनेशिया में मसालों के व्यापार के लिए, ओडस ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के लिए व्यापार के लिए ही इंडिया में आई थी, खासकर उनका मोटिव वही था। फ्रांसीसी जब इंडिया में आए तो उन्होंने मुसलीपट्टनम, ये भी दक्षिण भारत का काफ़ी बड़ा अच्छा इलाका, पुराना इलाका है, पौंडीचेरी आज का पुडुचेरी, चंद्रनगर दोस्तों ये एक ही जगह है जो फ्रांसीसियों का पश्चिम बंगाल में आता है, और माहे नाम की जगह, माहे जो है ये आपका पड़ेगा केरला में, यहाँ पर इन्होंने अपनी बस्तियां बसाना शुरू की। और मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद तक 1954 तक भारत में फ्रांसीसियों का शासन पुडुचेरी में था, पुडुचेरी को तो बाद में आज़ाद किया गया। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अंग्रेजों ने तो अपनी बस्तियां भारत के आंतरिक भागों में बसाई। अभी अगर आप थोड़ा सा इसको देखोगे तो चाहे आप बात करो पुर्तगालियों की, आप बात करो हॉलैंड वालों की, आप फ्रांसीसियों की बात करो, इन सब ने अपनी बस्तियां बिल्कुल जो किले बनाए थे, फैक्ट्रियां बनाई थी, वो किनारों पर बनाई थी, समुद्री तट पर बनाई थी। लेकिन अंग्रेजों ने समुद्र के साथ साथ अंदर तक इलाकों तक व्यापार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको व्यापार में बढ़त चाहिए थी। इसलिए उन्होंने सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, और पटना तो देखो बिहार में आ गया, आगरा उत्तर प्रदेश में आ गया, कासिम बाजार ये आ गया आपका वेस्ट बंगाल में, यहां तक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, यानी जहां तक लूट सको, जहां तक व्यापार कर सको वो करो, ये अंग्रेजों की नीति थी। इसलिए अंग्रेज ज्यादा सक्सेसफुल रहे। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी जैसे पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे हुए थे। सारे के सारे व्यापारी, चाहे वो इंग्लैंड वाले हो, चाहे वो फ्रांस वाले हो, चाहे वो डच हॉलैंड वाले हो, ये सभी व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से वो छीनना चाहते थे, क्योंकि पुर्तगालियों की पकड़ मजबूत थी, क्योंकि नौसेना बहुत पावरफुल थी शुरुआत से, पुर्तगालियों का दबदबा था, तो उनके हाथ से जो सत्ता था वो छीनना चाहते थे। वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें। क्यों वो पुर्तगालियों के हाथ से वो सत्ता छीनना चाहते थे? क्योंकि ताकि कम से कम दाम में उन्हें चीज़ें हासिल हो सके और फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश करते रहें ताकि माल सस्ता मिल जाए। तो यूरोप के दूसरे व्यापारी, अगर हम लोग इसको छोड़ दें पुर्तगालियों को, क्योंकि उनका तो दबदबा था। अब ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि पुर्तगाली पुराने थे ना, तो अब यूरोप वालों के लिए ये था कि जो भी माल खरीदना है तो पुर्तगालियों से खरीदो और फिर बेचो अपने देश में। तो उसमें नुकसान था, क्योंकि पुर्तगाली बहुत महंगा बेच रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग सीधा गाँव में जाकर लोगों से ही खरीद ले। पुर्तगालियों ने अपनी धाक बना के रखी हुई थी भारतीय गांव में, और भारतीय गांव विश्वास करते थे उन पर। धीरे धीरे जब उन्होंने दाम ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया दूसरे यूरोपीय लोगों ने, तो भारतीयों को बहुत फायदा हुआ। जब कंपटीशन बढ़ता है ना, तो बाजार में कंज्यूमर को फायदा होता है। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच, फ्रांसीसियों के मुकाबले कई कारणों से कमजोर पड़ गई थी। लगातार क्या कर रहे थे? ये अंग्रेज थे, ये डच थे, ये फ्रेंच थे, इन सब ने लगातार ये अपने किलेबंदी कर रहे थे और अपनी सेना ये भी ला रहे थे, जिसकी वजह से लगातार विरोध होने की वजह से अब पुर्तगाली कमज़ोर पड़ने लगे थे। क्योंकि उनको ब्रिटेन, वहाँ पर यूरोप में भी लड़ना था और यहाँ भी लड़ना था। यूरोप में ऑलरेडी ब्रिटेन और फ्रांस बहुत मजबूत हो चुके थे, तो पुर्तगाली धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू करे और यहीं से उनका सत्ता का पतन होना शुरू हो गया था। अब आइए बात करते हैं विदेशी कंपनियों ने भारत में लाभ कमाने के लिए क्या क्या किया। विदेशी कंपनियां केवल और केवल लाभ कमाने के लिए भारत में आई थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरीके से हम लोग क्या काम करें। उन्होंने हर तरीके के तौर तरीके अपनाए, चाहे वो साम, दाम, दंड, भेद। हम लोग इंडिया में ये बोलते हैं ना कि सारे तरीके अपना लो, साम, दाम, दंड, भेद, इससे तो कोई ना कोई पिघल जाता। तो उन्होंने सारे तरीके अपनाए भारत में व्यापार करने के लिए। अब उन्होंने इन साम, दाम, दंड, भेद में क्या क्या किया, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास से इजाज़त मांगी। हमारे देश में जो बादशाह होते थे, अब राजा से आप इजाज़त मांगने जाओगे तो बड़ा उनको भी लगेगा कि यार मेरी इतनी रिस्पेक्ट, ये लोग बाहर से आए हैं विदेशी और दरबार में आकर के बड़ा सम्मान से बात कर रहे हैं और कुछ गिफ्ट विफ्ट लाए हैं, कुछ कहीं कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लाते हैं। फ्रांस के लोग तो अक्सर शराब लाते थे। फ्रांस में दुनिया में बहुत अच्छी शराब बनती थी वहाँ के लोग, और हमारे राजा महाराजाओं तो इन चीज़ों में बहुत अव्वल थे, इन चीज़ों में आगे थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, चमकदार चीज़ें हो या जो भी सोने जवाहरात, हीरे जवाहरात हो, ये सारे सारे लेकर के आते थे, तो बड़े खुश होते थे भारत के राजा। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र फरमान जारी किए उनको, ताकि कि आप व्यापार कर लो, ये जगह ले लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप तो मेहमान हो। हमने मेहमान समझ के जगह दी, लेकिन उन्होंने किलाबंदी करना शुरू कर दिया।
और व्यापारिक दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट भी मांगी, उनको कुछ विशेष उपहार दे दे करके कि सर हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हम लोग नहीं कर पाते या व्यापार। तो बादशाह आप तो बड़े दिल वाले, आपसे बड़ी विनती लेकर गया है कि भाई हमें कुछ छूट मिल जाए, तो वो छूट भी चाहते थे। इसके बदले वो बादशाह और राजाओं को नई नई वस्तुएं लाकर भेंट करते थे। तो जैसे जहांगीर के बारे में सुनने को मिलता है कि बड़ी सी बग्घी गिफ्ट की थी उनको, जब सर थॉमस रो इंडिया में आए थे तो उन्होंने बग्घी गिफ्ट की थी उनको, रॉयल बग्घी जो इंग्लैंड से मंगाई थी। बड़े खुश हुए वो, तो ये तो नई चीज़ है। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंग्स जब भारत आए 1608 ईस्वी में, कैप्टन हॉकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो तो एक हेक्टर नाम का जहाज लेके आए थे और बड़ा व्यवस्थित इनका काम था कि ये आए और इन्होंने मांगी उनसे जगह और उन्होंने बिल्कुल दे दी, इनको व्यापारिक फरमान दे दिया था। ये अंग्रेजों की तरफ से आने वाले प्रथम राजदूत थे और इसके बाद दूसरे राजदूत सर थॉमस रो थे, जिनने काफ़ी हद तक बड़ा एरिया मांगा। जहांगीर के दरबार में आए और काफ़ी जगह पर इन्होंने जगह मांग ली पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ मुगल दरबार का जगह थी, जो पावर में थी, उन जगह पर इन्होंने व्यापार के अधिकार मांग लिया। और उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत जब देखी, जब मुगल जहांगीर के साथ का जो दरबार में गया सर थॉमस रो, तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। इतना खतरनाक राजप्रसादा देख करके वो भयभीत हो गया कि इतने अमीर लोग हैं, तो छोटे मोटे गिफ्ट से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से बहुत अच्छी एक बग्घी मंगवाई, रॉयल बग्घी, बिल्कुल चमचमाती हुई। वो बग्घी तो नहीं मिली, हमने कोशिश की कि भारत में जो रेलवे स्टेशन के बाहर जो बग्घियाँ मिलती है वो उसका फोटो मिल गया तो हमने डाल दिया इसको। लेकिन इसका मॉडर्न रूप मांग लो, अगर ये मारुति सुजुकी की एक छोटी सी गाड़ी है ऑल्टो, तो इसको समझो कि इसकी जगह BMW रख दो, वैसा कुछ। तो इतनी खतरनाक हम उन्होंने बग्घी मंगवाई और उसने सम्राट को बग्घी जो है गिफ्ट में दे दी। सम्राट काफ़ी खुश हुए, भाई जहांगीर खुश हुआ, और जहांगीर खुश हुआ तो उन्होंने इनको वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया। देखिए, पुर्तगाली नौसेना जो थी उसका मुकाबला दूसरा यूरोपियन देश जो है वो ही कर सकती थी, बाकी कोई नहीं कर सकता था। भारत की सेना तो कर ही नहीं सकती थी। तो पुर्तगाली नौसैनिकों का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त सेना ही कर सकती थी, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस की। हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। हिंदुस्तान के जहाज भी तो ज़्यादा थे। हिंदुस्तानी व्यापारी बोलते जब ये यहाँ से मुनाफा कमाए तो हम सीधा यहाँ से बेच देंगे तो हमको और मुनाफा होगा। तो देखे तो सही कितना यूरोप में मिलता है। तो दिक्कत ये थी कि भाई दबदबा किसका था, पुर्तगालियों का, और पुर्तगाली के जहाज बड़े बड़े थे, उनके पास नौसेना थी, वो डुबो सकते थे। खतरा था इंडिया के जहाज़ों को। तो इसीलिए अंग्रेज और डच को उन्होंने पकड़ा कि अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, ये तीनों यूरोपीय, उनको पता था कि ये पुर्तगालियों पर भारी अगर कोई पड़ सकता है तो दूसरी यूरोपीय ताकत, बाकी तो कोई नहीं पड़ सकता। तो बोलते थे कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये तीनों देश बोलते थे। इसी वजह से राजा महाराजाओं से छूट लेने में बहुत आसानी हुई, अंग्रेज को, डच को, फ्रांसीसी को, और पुर्तगाली वहीं पर पीछे रह गए क्योंकि वो दबदबा बना रहे थे। अब हुआ ये कि हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी तभी देंगे जब हम छूट देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर हम उन्हें डुबो भी देंगे, लूट भी लेंगे, ध्यान रखना। तो डर फैल गया हिंदुस्तानी व्यापारियों में और राजाओं से उन्होंने गुहार लगाई कि सर इनको छूट दे दो, नहीं तो हमारे जहाज डूब जाएंगे। इसी वजह से अंग्रेजों का यहाँ पर पलड़ा भारी होना शुरू हो गया था। इस स्थिति का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान से व्यापार में खूब लाभ कमाया, खूब लूट मार बचाई, और कई टैक्स न देने की छूट मिल गया। अब टैक्स भी नहीं देना आपको, तो कितना फायदा हो गया। वहां पर जमीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम बनाए, घर बनाए, बंदरगाह बनाए, अपने पर्सनल बंदरगाह बना लिए और किले बना लिए, इतनी सारी चीजें करना शुरू कर ली। बेस्ट किस लिए, उनको समझ में आ गया था कि भारतीय लोग किस चीज से डरेंगे, क्योंकि समुद्र में इनके पास ताकत नहीं है। यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग खाने वाने स्वाद में इस्तेमाल नहीं करते थे, वो लोग अपने मांस को बचाने के लिए करते थे, बल्कि मांस को क्या करते, सड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रहता था। तो मसाले मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। पुर्तगाल हो, इंग्लैंड हो या फ्रांस हो या हॉलैंड हो, आदि सभी यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल की बात करें या इनकी जनसंख्या की बात करें तो अपने अकेले उत्तर प्रदेश इस पर भारी पड़ता है। उत्तर प्रदेश सब इनसे बड़ा है। तो भारत का एक अकेला प्रांत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की तुलना में ये कम थे। तो मतलब उत्तर प्रदेश से भी छोटे छोटे थे, लेकिन पूरे भारत पे राज करने वाले थे। दोस्तों सोचिए कितना बड़ा इनके पास, कितना आइडिया होगा इनके पास। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए, अब व्यापारी को लगा कि यार पैसा तो उधार दिए जा रहे तो ये लोग वापस भी लौटाए कि नहीं लौटाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि बैंक की स्थापना की, आपको उधार चाहिए, लोन लो, वापस चुकाओ। तो बैंकों की स्थापना करना शुरू करी। और भारत का जो पहला ही बैंक था वो, क्षमा करें, यूरोप का जो पहला बैंक था वो इटली वासियों ने शुरू किया, इटली का बैंक। 17वीं शताब्दी के आते आते तो लंदन,
और एम्स्टर्डम में बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मतलब हॉलैंड में भी बड़े बड़े बैंक बनाए गए, लंदन में बड़े बड़े बैंक बनाए गए। आपको लोन चाहिए, लोन ले लो। सोचो ये लोन वाली व्यवस्था इनके पास तब आ गई थी और हमारे पास तो अब जाकर के लोन वाली व्यवस्था आई है। आज यूरोप के सभी देश जो हैं, जो पहले लड़ा करते थे, आज ये सब एक यूनियन में, जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, ईयू के नाम से जानते हैं, ईयू, और ये संगठित हो गए हैं और एक साथ सब मिलकर के एक आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने। इनने बोला कि हम साथ रहेंगे। और भारत में हम लोग, भारत और आसपास के जो देश है ये साथ नहीं रहते, लड़ते रहते, और ये लोग जो हैं साथ में लेके काम करते। 28 देशों का समूह है दोस्तों, सभी में एक करेंसी भी चलती है, यूरो। यूरो करेंसी चलती है, यूरो यहाँ के रुपया चलता है, जो हमारे यहाँ चलता है वहाँ यूरो चलता है। और अच्छा ये लोग करते हैं, व्यापार बहुत अच्छा चलता है, सब देशों ने मिलकर के ताकत बना ली। ये था दोस्तों आज का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, चैप्टर नंबर 1, जिसमें यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन की बात की, मार्गों की बात की, कैसे व्यापार किया इसकी बात की। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिवीजन तो हो ही गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जो यूपी बोर्ड के लिए बनाए हैं वो आपको अगर हमारी यूट्यूब पर नहीं मिलते तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका पेज आपके सामने खुला हुआ है। इस पेज में आपको देखना है, आपको यूपी बोर्ड पढ़ना है तो यूपी बोर्ड देखो, यहाँ पर साइड में यूपी बोर्ड कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका यूपी बोर्ड। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपको यूपी बोर्ड से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। आपकी क्लास सिलेक्ट कीजिएगा 8वीं, आपको आपका डेटा मिल जाएगा, जो वीडियो है वो मिल जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स कभी ऐसा थोड़ी ना बोलता है कि भाई 2 वीडियो 4 वीडियो देख लो और हम लोग आपसे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कभी भी आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन या बाय जैसा ऑप्शन आपको मिलेगा। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको बहुत सारे प्रकार की जो है कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, NTSC ओलंपियाड है, और IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, CUET की तैयारी करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, RRB, SSC, बैंक इंश्योरेंस, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।